हेलो एवरीवन। आज आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। P इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज Q. P takes 30 days to do a job. Then in how many days Q can finish the same job? ये क्वेश्चन वो डेज और वर्क एफिशिएंसी मतलब कह सकते हैं टाइम एंड वर्क वाला है, जिसमें एफिशिएंसी और पे यूज होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है P इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज Q। कहने का मतलब P और Q कोई काम करता है, अगर Q को किसी काम को करने में 4 दिन लगता है तो Q इसका ट्वाइस एफिशिएंट है। कहने का मतलब इसका दोगुना तेज है, इसको टाइम कम लगेगा। क्योंकि जो भी वर्क होता है इसमें ये ऐसे फार्मूला भी कह सकते हैं, ऐसे होता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो जिसका टाइम ज़्यादा लगेगा उसका एफिशिएंसी कम होगा। तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका एफिशिएंसी दोगुना है तो इसका टाइम कम लगेगा। दोगुना तो अगर टोटल वर्क 4 है तो कह सकते हैं कि इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका एफिशिएंसी 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्वाइस एफिशिएंसी, तो हम मान लेते हैं कि इसका एफिशिएंसी 2 है और इसका एफिशिएंसी 1 है। तो टोटल वर्क अगर 4 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 4 लेते हैं तो एफिशिएंसी तो 2 हो गया, तो टाइम कितना होगा 2। ये इसका एफिशिएंसी 1 है तो टाइम कितना होगा 4। तो टोटल वर्क तो कांस्टेंट होगा। तो कह सकते हैं ऐसे एक रिलेशन को याद रख सकते हैं। ऐसे मतलब हो ही जाता है, वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे याद रख सकते हैं। थोड़ा सा कभी कभार होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आगे बनाते हैं। ये तो एग्जांपल था, इसका यूज नहीं है कुछ इसमें। यहाँ देखिए आगे पढ़ते हैं। बस ये एफिशिएंसी है कि P दोगुना एफिशिएंट है और ये ऐसे। तो हम अगर बहुत होगा तो हम ऐसे एफिशिएंसी का मान लेंगे, इसका एफिशिएंसी 2 है, इसका एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है P टेक्स 30 डेज टू डू अ जॉब। अब यहाँ पे अगर डेज लिखा रहे तो P को 30 डेज लगते हैं, तो Q को कितना लगेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएं, एफिशिएंसी और डेज। डेज मतलब टाइम, कितना टाइम लगा 30 दिन। एफिशिएंसी 2 मतलब अगर टोटल काम 60 रहा होगा तब इसको ऐसे 30 दिन लगा होगा। तो उस हिसाब से इसी 60 काम को करने में Q को कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। तो इसको ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से कह लीजिए ना, इस क्वेश्चन के लिए ये सबसे आसान तरीका है। और बाकी ऐसा जो क्वेश्चन और आएगा उसके लिए हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे लिख लेंगे। मान लीजिए P और Q, P को लगता है 30 दिन, इसको लगता है x दिन। अब 30 और x का एलसीएम लेते हैं, जो हम पहले भी बनाए हैं। मान लेते हैं इसका एलसीएम 30x है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि इसका एफिशिएंसी 2 है, इसका एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, तो हमें पता होता है कि डेज इंटू एफिशिएंसी ही टोटल टाइम कहलाता है। तो यहाँ से फिर वापस वही काम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा छोटा में बन जाता है और क्या, ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेता है, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू भी 2 आ जाता है। फिर जब इसमें वैसे पुट करेंगे तो टोटल वर्क मेरा 60 आ गया। जब इस x को निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी 1 है तो इसका भी 60 डेज ही आएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बहुत आएगा तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है ये, इसको पढ़ते हैं। इफ़ A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, B एंड C इन 24 डेज एंड C एंड A इन 30 डेज। कहने का मतलब, अब यहीं तक क्वेश्चन पढ़े हम, A और B मिल करके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, B और C किसी काम को मिल करके 24 दिन में करते हैं, और C और A से लिखें किसी काम को मिल करके कितने दिन में किए, 30 दिन में किए। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ A, B एंड C वर्क टुगेदर। अगर A, B, C तीनों मिल के साथ में काम करें तब कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन तीनों ने आखिर काम किया कितना। ठीक है, A और B मिल के किए 20 दिन में, B और C मिल के किए 24 दिन में, A और C मिल के किए 30 दिन में। तो आखिर टोटल काम कुछ होगा ना, टोटल काम तो कांस्टेंट है तीनों के लिए सेम काम ही होगा। तो टोटल काम था कितना, तो टोटल काम वही होगा जो 20, 24 और 30 का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब वो इसका एलसीएम होगा। तो 20, 24 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 24 गुना 5 120, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, नहीं आता है तो ऐसे करके 20, 24 और 30 ऐसे करके एलसीएम निकालना है। लेकिन अब इसको वो नहीं करना है, इसका मल्टीपल लिखिए। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 20 छके 20 से ऐसे करके 24 का लिखिए। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 84। देखिए जब, अच्छा ठीक है पहले लिख देते हैं। 24 48 24 72, 24 चौके 96 होगा यहाँ पे, और 24 पचे 20 से। फिर 30 का ऐसे लिखेंगे 6 9 120 आ जाएगा इसका भी। देखिए जब ये बनाते बनाते थोड़ा सा जब आदत हो जाएगा तो हम 24 सबसे पहले इसमें से ना
ये 20, 24 और 30 जो है हम सिर्फ डायरेक्ट 24 का ही टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है 20 का और 30 का टेबल जब भी पढ़ेंगे यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। तो 24 का हम कौन सा मल्टीपल लगाएं कि यूनिट डिजिट पे 0 आएगा? 120। तो हम सबसे पहले 120 को चेक करेंगे क्या ये दोनों से कट रहा है। अगर कट रहा है तो यही एलसीएम हो जाएगा, नहीं कट रहा है तो फिर और आगे देखेंगे, लेकिन होगा तो यूनिट डिजिट पे 0, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो ऐसे करके जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं हम। उम्मीद करते हैं ये जो अभी बोले यहाँ पे समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो इसको फिर से बताते हैं एक बार, क्या बोले यहाँ पे हम। देखिए एलसीएम निकालना है 20 का, 24 का, 30 का। ठीक है, तो हमें पता है 20 के एलसीएम मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है यहाँ पे, फैक्टर नहीं। मल्टीपल मतलब इसमें मल्टीप्लाई करते हुए आगे जाना है। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 जो भी लिखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा। वैसे 30 का टेबल में हमेशा यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। 24 वाले में नहीं आएगा क्योंकि 4 है तो यहाँ 8 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे हम 24 में कितना मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट पे 0 आएगा? तो 5 बार में करेंगे 120। तो क्या ये 120 इधर और इधर कट रहा है तो 120 एलसीएम हो गया। वैसे ही इसके लिए हम चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे 16, 18 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है 20 पे तो 0 ही आएगा जब भी आएगा। 18 पे निकालेंगे तो 18 × 5 = 90 होता है और 16 × 5 = 80 होता है। दोनों अभी अलग अलग है। तो अभी और आगे बढ़ना है। तो अभी और आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, अभी देखिए वापस 16 का टेबल नहीं पढ़ना है। अभी देखिए 80 और ये 0 तो आ गया, अभी हम 0 पे ही रहना है। तो 8 दूनी 16। अभी इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 160 आएगा, क्या नहीं आएगा, 180 आएगा। तो ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा। बेसिकली ना यहाँ पर निकाल लिए ना, अब हम 8 और 9 पर फोकस करेंगे, क्योंकि 8 और 9 अगर ये दोनों आपस में कट गया ना तो 20 से कटना बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो इससे भी कटेगा। नहीं कटेगा तो फिर और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे देखिए 8 और 9 का देखेंगे तो क्या होगा एलसीएम। 8 और 9 का 72 होगा, मतलब कि इसको हम 720 इधर 720 इधर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 720 इसको कटेगा कितना, 40 बार में, और ये इसको काटेगा 16 चौके 64 और 16 × 5 = 80, 45 बार में। तो ये 720 इसको भी कटेगा, मतलब कि 16, 18 और 20 का एलसीएम 720 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए, समझ में आया? नहीं आया तो फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे 5, 8 और 15 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 15 का टेबल जब भी आएगा तो लास्ट में तो 0 आएगा, तो 5 आएगा। तो 5 और 8 का हम टेबल क्या लिखें कि लास्ट में 0 और 5 आएगा? तो 5 में तो 0 और 5 ही आएगा। 8 वाले में क्या क्या आ सकता है? 5 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। 0 आएगा, कब आएगा? 40 बार में आएगा, 80 बार में आएगा। मतलब 8 के टेबल में 40 आता है, 80 आता है, फिर ऐसे 40 जोड़ते जाएंगे, 120, 160 आएगा। क्या यह 40 5 से कटता है? तो कटता है। क्या यह 40 15 से कटता है? नहीं कटता है। 80 नहीं कटता है, क्योंकि देखिए पहला तो ये 5 से कट गया। अब हम बेसिकली अटका कहाँ पे? 15 पे। हम 15 पे जल्दी सेटिस्फाई कराएंगे पहले। अगर 15 पे सेटिस्फाई कर गया तो 5 पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 40 नहीं कटा, 80 नहीं कटा, 120, 15 पे सेटिस्फाई कर गया। 5 पे तो 5 पे भी कर गया। तो मतलब 5, 8 और 15 के एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। प्रैक्टिस से हो जाएगा जल्दी। अभी थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन ये आसान तरीका है। इसके लिए क्या चाहिए? टेबल चाहिए। टेबल जितना ज़्यादा यूज मतलब अच्छे से याद होगा उतना आसानी से ये निकलेगा। अभी भले ही आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें बहुत सारा टिप्स और ट्रिक्स होता है, वो कब यूज करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं तो वो बाद में, पहले बेसिक जब तक नहीं आएगा ना तब तक, फिर जैसे A for एप्पल और B for बॉल नहीं आता है ना पहले, तब उसके तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत होगा। बस वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। जब तक बेसिक इसका मेथड जो होता है, जो मेथड से बनता है क्वेश्चन, अगर उसमें दिक्कत हुआ तो फिर आगे टिप्स और ट्रिक्स कैसे याद रहेगा? फिर टिप्स और ट्रिक्स फिर रटना रहेगा। फिर रटे एग्जाम में कन्फ्यूजन हुआ या कुछ भी भूल गए तो फिर वहाँ पे कैसे क्रॉस चेक करेंगे? जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेसिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। वो टिप्स और ट्रिक्स ऑटोमेटिक वो आ जाता है दिमाग में फिर, अगर बेसिक पूरा अच्छे से रहा तो हम इसका एलसीएम निकाल रहे थे, इसका एलसीएम 120 आया। अभी क्या होता है ना, यहाँ पे तो डेज लिख लेते हैं, अब बीच में लिखते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी लिखने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे, जो आता है कलर चेंज करके लिखते हैं यहाँ पे। 120 को 6 से डिवाइड करेंगे, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। तो ये 6 इसका एफिशिएंसी शो करेगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो ये 6, 5 और 4 जो रेड में लिखे हैं, ये AB, BC और AC का कंबाइंड एफिशिएंसी शो करेगा। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो उसको एफिशिएंसी पे सॉल्व करते हैं, इसको डेज पर लेकर के हम सॉल्व नहीं करते हैं। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, A + B साथ में काम किया 20, B + C
साथ में काम किया 24, ए प्लस सी साथ में काम किया 30। फिर इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करके जो भी जैसे करके सॉल्व करते हैं, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डेज है। और डेज फिर जब वो अकेले, क्योंकि जब अकेले काम करेगा तो बढ़ेगा, कंबाइन काम करेगा तो डेज घटेगा। तो इस वाले इक्वेशन में ऐसे करके नहीं सॉल्व करते हैं, इसको एफिशिएंसी में लाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 6, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5, ए प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, वो बस सॉल्व कीजिए जैसे भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो बी और बी कट जाएगा, तो हम लिख लेंगे ए माइनस सी इज इक्वल टू 1 और ए प्लस सी इज इक्वल टू 4, ये थर्ड वाला है, ये आया मेरा इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, और ए प्लस सी इज इक्वल टू 4 ये तो था ही मेरा। अभी सी यहाँ से जब ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 2.5 आएगा, और b इज इक्वल टू ए वाले में पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 3.5, और b प्लस सी वाले में उसको पुट करेंगे तो यहाँ 1.5। क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं से, हर जगह सेटिस्फाई करेगा ये। ए बी और सी का वैल्यू आ गया, ये आ गया ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी और सी का एफिशिएंसी। ठीक है, ये 6 था ए प्लस बी का एफिशिएंसी, 5 था बी प्लस सी का एफिशिएंसी, और ये 2.5 सिर्फ अकेले ए का एफिशिएंसी है। अगर हमसे पूछा जाए इस टोटल काम, जो मेरा टोटल काम 120 था, इसको ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो इसको डिवाइडेड बाई ए का वर्क करेंगे, जो ए का वर्क कितना है 2.5, जब इसको 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 120 बाई 25, यहाँ गुना 10 ऊपर चला गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 25 25। ये हमें पूछा नहीं है क्वेश्चन में, हम अलग से निकाल रहे हैं 24। मतलब ए को अकेले काम करने में 48 दिन लगेगा। बी का जब पूछेगा तो बी को अकेले काम करने में कितना लगेगा, इतना दिन लगेगा। इसको जो भी होगा ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। सी का कितना दिन लगेगा, तो 120 बाई 15 गुना 10, इतना दिन लगेगा सी को। मतलब सी का 80 दिन हो गया। इसका कुछ आएगा डिवाइडेड बाई 7 करके कुछ आएगा, सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा है ए बी और सी तीनों साथ में मिल गए तो कितना काम करेगा। तो आप ऐसे समझिए, आप 2.5 रोटी खाते हैं, बी है जो 3.5 रोटी खाता है, सी है जो 1.5 रोटी खाता है। तो घर में पूछा जा रहा है भाई कितना रोटी खाओगे तुम तीनों मिलके, तो तीनों को ऐड करेंगे तब ना। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 6, 7, 7.5। ठीक है, तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी है 7.5। अब कहा जा रहा है ठीक है तीनों मिल के 7.5 रोटी खाए, लेकिन टोटल है कितना 120 और डिवाइडेड बाई 7.5, तो कितना देर लगेगा। ऐसे समझ लीजिए तीनों मिलकर 7.5 खाएँ एक दिन में, तो 120 टोटल है, तो कितना दिन लगेगा ख़त्म करने में। बस वही चीज़ यहाँ भी निकालना होता है। बस इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, और जो भी तो कैलकुलेशन है आप जितना जल्दी कैलकुलेट कर पाएँ वो तो प्रैक्टिस और स्पीड पे डिपेंड करता है। 15 × 5 = 75, 8, 2, 16, 16 कुछ आएगा, ये रहा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ये मतलब विश्वास रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए वैसा ही क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, बाकी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। अगर पीछे वाला समझ में आया होगा तो इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर सॉल्व कर लिए तो समझिए दिमाग में छप गया ये। अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। अ पर्सन एक्स कैन कम्प्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो यहाँ कहने का मतलब देखिए एक्स 8 दिन में कितना काम कर रहा है 20%। टोटल वर्क होता कितना है 100%। ये जो 120 आया था टोटल वर्क था। टोटल मतलब 100%। अगर 20% 8 दिन में कर रहा है तो टोटल ये 100% कितने दिन में करेगा 20 × 5 100, तो 8 × 5 40 दिन। डी से डेज है, एक्स को 40 दिन लगेगा टोटल काम करने में। अनदर पर्सन वाई कैन कम्प्लीट 25% ऑफ सेम वर्क इन 6 डेज। वाई 6 दिन में 25% काम करता है, तो टोटल 100% करने में कितना लगेगा 24 दिन। लिखा इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। अगर दोनों साथ में काम करें एक्स और वाई, एक्स को लगता है 40 दिन, वाई को लगता है 24 दिन, 100% पे काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क था कितना जो इसको 40 दिन और 24 दिन लगा। हम 24 का टेबल पढ़ेंगे, 24 के टेबल में 120 आता है, टोटल काम हो गया 120। इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 5। दोनों साथ में मिलकर काम करेगा तो एक बार में 8 काम होगा, तो टोटल डेज कितना लगेगा 120 बाई 8। लेकिन क्या काम हमें 100 करना है, नहीं, कितना करना है, काम हमको करना है 40%। 40% को क्या लिखते हैं ऐसे, बस
अगर 100% रहता है, अगर 40% है तो 40/100, और 100% रहता तो क्या लिखते हैं 100/100। तो हम इसको नहीं लिखते हैं जब 100% हमसे पूछता है तो, क्योंकि 100/100 तो 1 ही होता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमें यहाँ पे 40% पूछा है तो हमको यहाँ 40/100 लिखना पड़ेगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे काटिए, इधर 2 से ऊपर गया 6 इधर आ गया, दोनों साथ में मिलकर 6 दिन में 40% काम कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ बकेट कैन फिल इन 15 मिनट्स। अब बकेट देखिए, मतलब कि नल के नीचे बाल्टी रख दिए, बाल्टी पूरा भर जाएगा 15 मिनट में, बट देयर इज अ लीकेज इन इट विच कैन एम्प्टी द फुल बकेट इन 60 मिनट। कहने का मतलब ये कुछ ऐसे कह रहा है कि ये एक आपका बाल्टी है, नल से इसमें पानी भरेंगे तो 15 मिनट लगेगा इसको भरने में, लेकिन इस बाल्टी में किसी कारण से यहाँ पे छेद हो गया। जैसे आप वो अभी दिवाली हुआ है ना, तो बीड़ी बम या कोई भी बम इसी में आप छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे नीचे क्रैक हो गया, आप मम्मी को बताए नहीं। अभी क्या है, मम्मी गई पानी भरने, देख रहे नीचे से पानी निकल रहा है, पानी पूरा भर के आ गई, देखिए 1 घंटे बाद पूरा खाली हो गया। तो वही क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे समझिए, हमेशा एक्स और वाई मान लिया कीजिए तुरंत, लेकिन हम यहाँ पे एफ से फिल और एल से लीकेज ऐसे मानते हैं। ठीक है, फिल हुआ कितने देर में, 15 मिनट में। अब पूरा भरने के बाद लीक कितने देर में करा गया, 60 मिनट में लीक कर गया। तो ये भरने में 15 मिनट लगा, लीक करने में 60 मिनट लगा। तो हम इस पूछ सकते हैं कि भाई टोटल पानी था उसमें कितना, मतलब टोटल वर्क था कितना। तो इसका एलसीएम 15 और 60 का एलसीएम 60 होगा। 60 लिखिए, 100 या 60 का कोई भी मल्टीपल, 60, 120, 90, मतलब कुछ भी लिख दीजिए ना, सारा सही होगा। 60 पे लेंगे तो इसका एफिशिएंसी 4 और 1 आएगा। अगर 90 लेंगे तो इसका एफिशिएंसी 1.5 और इसका 6 आएगा। अगर 120 ले लिए एलसीएम तो इसका एफिशिएंसी 8 और इसका एफिशिएंसी 2 आएगा। लेकिन जब इसको कट करेंगे तो हमेशा ये 4:1 ही आता है। ठीक है, इसलिए एलसीएम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो भी रहे, जो भी आसान दिखे। यहाँ 15 और 60 तो हमको साफ दिख गया, 15 के टेबल में 60 आता है तो 60 एलसीएम। मान लीजिए ये रहता 15 और 18, अब हमको नहीं दिख रहा है भाई कि 15-18 में क्या आता है, 90 आता है कि क्या आता है। हम सीधी हमको लगा कि भाई 900 आता है इसके टेबल में, 18×5 90 आता है, 15×6 90 आता है, हम सीधे 900 लिख लिए। तो कोई बात नहीं भाई, वो भी सही है, इसका 60 आ जाएगा, इसका 50 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, एलसीएम लेकिन हमेशा 6:5 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम से डरिएगा नहीं, बस एलसीएम के लिए टेबल है, टेबल जितना अच्छे से याद रहेगा एलसीएम उतने अच्छे से निकलेगा। तो इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 1। तो लिखा हुआ है इन हाउ मेनी मिनट्स इट कैन बी फिल्ड, निकालना क्या 1 मिनट, देयर इज ए लीकेज विच कैन एम्प्टी द फुल बकेट इन 60 मिनट। ठीक है, इन हाउ मेनी मिनट इट कैन बी फिल्ड। अच्छा ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम बाल्टी में जब क्रैक नहीं रहता है तब 15 मिनट में भर जाता है। पहले 15 मिनट में भर रहा था दिवाली के पहले, अब दिवाली के बाद जब उसमें पूरा पानी भर दिए 60 मिनट में लीक हो गया पूरा। तो एक्चुअली में हम ये पूछा जा रहा है, अब आप पानी भरेंगे तो भरने में कितना समय लगेगा लीकेज के साथ वाले में। तो आप ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव काम कर रहा है तो ये नेगेटिव काम कर रहा है, तो दोनों मिल के क्या कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। मतलब कि अगर नल आपका बाल्टी में 4 लीटर पानी ऐड किया 1 मिनट में, तो लीकेज है जो 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल दिया, ऐसे समझिए। तो एक्चुअली में पानी बचा कितना उसमें, 3 लीटर। तो टोटल 60 भरना है, उसमें आया इसका नेट एफिशिएंसी 3, तो इसको लगेगा कितना 20 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ 60 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, 60 वर्कर एक काम को 10 दिन में करते हैं, 14 आवर अ डे। ठीक है, इसको बोलते हैं MDH। MDH मसाले नाम सुने हैं ना, वही MDH वाला इसको बोलते हैं क्वेश्चन, MDH कंसेप्ट करके। ठीक है, तो ये इसमें ना हमेशा याद रखिए MDH = MDH और होगा डिवाइडेड बाई W = डिवाइडेड बाई W, ऐसे। M मतलब मैन या वोमेन कितना है, डेज कितना है, आवर कितना है, और W से वर्क कितना है। ठीक है, W से वर्कर नहीं है, W से वर्क है। ठीक, M1 D1 H1 = M2 D2 H2, ये W1 W2 ऐसे करके, मतलब इधर 1 है इधर 2 है, ऐसा करके याद रखिए। ठीक है, इसमें बस ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी देखिए
60 वर्कर 10 दिन डेली का 14 घंटा काम करते हैं। एम से मेन कितने लोग हैं? 60 लोग। डे मतलब दिन, कितना दिन काम करते हैं? 10 दिन। एच मतलब आवर, कितना दिन काम करते हैं? 14 घंटे डेली का। हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर रिक्वायर्ड, कितना वर्कर चाहिए? वर्कर मतलब एम, टू कंप्लीट अ वर्क इन 12 घंटा, 12 आवर। डी एच कितना है? 12, और 14 दिन में कंप्लीट करना है। डी का वैल्यू 14, तो एम का वैल्यू निकालना है, बस इसी को सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एम को सॉल्व करेंगे तो 60 गुना 10 गुना 14 डिवाइडेड बाई 14 गुना 12, ये कटा, ये कटा 5 बार में, आ गया 50। ठीक है, बस यही होता है। मान लीजिए यहीं पे दिया रहता, ये काम करता है, मान लीजिए ऐसे 60 वर्कर 10 दिन काम किया, 14 घंटा काम किया, तो काम कंप्लीट हो गया। अब कितना वर्कर चाहिए जो 12 घंटा और 14 दिन काम करे टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क, ऐसे रहता। तो यहाँ पे W का वैल्यू 1 है, यहाँ पे W का वैल्यू 0.5 है, तो बस फिर उसको भी ऐड कर लेते, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, कोई किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। एंड डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 दिन 16 दिन एंड 12 दिन रेस्पेक्टिवली, मतलब ए बी और सी, ए को लगा 8 दिन, बी को 16 दिन, सी को 12 दिन। ठीक है, ए एलोन वर्क ऑन मंडे। अच्छा ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। मंडे को ए अकेले काम करता है, ट्यूसडे को बी अकेले काम करता है, सी काम करता है वेंसडे को अकेले, फिर काम करता है ए काम करता है थर्सडे को अकेले, ऐसे करके। तो कहने का मतलब यहाँ लिखिए ऐसे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को TH लिखेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को SU लिखेंगे। ठीक है, मंडे को कौन किया? ए, ट्यूसडे को बी, वेंसडे को सी, फिर थर्सडे को ए, फ्राइडे को बी, सैटरडे को सी, फिर संडे को ए काम करेगा, ऐसे करके वापिस आता जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ तक का यूज होता है। तो लिखा हुआ है देयर वर्क है जो थर्सडे को फिनिश होगा, 10 दिन में फिनिश होगा, कैसे फिनिश होगा वो देखते हैं अभी। ठीक है, अगर अकेले काम करता तो 8 दिन लगता, बी अकेले काम करता तो 16 दिन लगता, सी अकेले काम करता तो 12 दिन लगता। आखिर भाई काम था कितना जो ये लगेगा? तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? यहाँ पे निकालेंगे 16, 8, 16 और 12, जो 8 से कटेगा वो 16 से भी कटेगा, मतलब 16 का जो मल्टीपल होगा 16 दूनी 32, वो 8 में भी आएगा, ऐसे होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 16 और 12 पे यहाँ फोकस करेंगे। 16 तिया 48, 12 चौके 48, तो कहने का मतलब टोटल 48 होगा, क्योंकि 48 8 से भी कटेगा, जो 16 से कट रहा है वो 8 से भी कटेगा। तो अभी इसका एफिशिएंसी लिख लेते हैं हम इसके बगल में। जब 8 48 है तो इसका एफिशिएंसी हो गया 6, 16 48 है, 16 तिया 48, 12 चौके 48, ये रेड वाला इसका एफिशिएंसी है। ठीक है, आगे बनाते हैं। मंडे को ए काम किया, ठीक है, तो कहने का मतलब मंडे ए है जो एक बार में काम करता है तो 6 काम करता है, इसको ऐसे समझ लीजिए ना। मान लीजिए कुछ कैसे समझाएं, जैसे वो है, रोटी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ और जैसे टॉफ़ी है। ठीक है, टॉफ़ी लेते हैं। टोटल टॉफ़ी कितना है? 48। एक खाने जाता है तो एक बार में 6 टॉफ़ी खाता है, तो ऐसा अगर 8 बार वो जाए तो 48 खा जाएगा। वैसे बी जाता है तो एक बार में 16 टॉफ़ी खाया, तो 16 टॉफ़ी का 3 राउंड लगाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि 16 गुना 3 करेंगे ख़त्म हो जाएगा। 12 जाता है तो एक बार में, सी जाता है तो एक बार में 12 टॉफ़ी खाता है, 4 राउंड में ख़त्म कर देगा। ए वैसे ही 8 टॉफ़ी खाता है, 6 राउंड में ख़त्म करेगा। मतलब कि जब ए काम करेगा तो ए एक बार में कितना काम ख़त्म किया? ए आया काम करने और वो काम करेगा एक बार में कितना? 6 काम करेगा ना। इसका एफिशिएंसी 6 है, 3 है, और ये कितना हो गया? अगर कंबाइन कर दें तीनों को तो 4 3 7 6 13, 13/48। ठीक है, वो उसका ज़रूरत नहीं है, 3 दिन में काम ख़त्म कर देगा वो लोग। ठीक है, तो जब ए काम करने आया तो ए अपना यहाँ पे 6 एफिशिएंसी से अपना काम करके निकल गया, बी आएगा 3 से काम करके निकल गया, ये 4 से काम करके निकल गया, ऐसे करके। ठीक है, तो फिर आएगा ये 6, फिर ये 3, फिर ये 4 काम ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसको ऐड करेंगे, 9 4 13 काम ये किया, 9 4 13 काम ये किया,
फिर संडे को ए आएगा, यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे ऐसे करके लिखेंगे। फ्राइडे आगे हो जाएगा, ठीक है। संडे को सी आ गया, ए बी सी, ए बी सी, ये 6 3 4 6 3 4 ऐसे ही कुछ होगा। तो ये 13 काम हुआ, फिर 6 3 4 ये 13 काम हुआ, तो 13 3 39 काम यहाँ तक हो चुका है। 39 के बाद ये 6 काम करके गया, 45 ख़त्म। 45 के बाद ये 3 काम किया तो 48 हो गया। तो 48 काम कहाँ तक हो गया, यहाँ तक 48 ही करना है। क्या यह काम थर्सडे को ख़त्म हुआ है। कितने दिन लगे हैं, तो 3 3 6 3 9 1 10 और 1 11, 10 दिन नहीं लगा है, 11 दिन लगा है, मतलब कि सिर्फ एक सही है, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन बढ़िया था थोड़ा, और कुछ नहीं है, बस ये डेज वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट आया, बाकी सारा तो पुराना ही है, ठीक है। आगे देखिए एक और, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप इन 8 मिनट, ठीक है। एंड बी कैन इम्पटी दैट टैंक इन, वही जो बकेट वाला जो क्वेश्चन था ना, फिल कर रहा था, एक लीकेज कर रहा था, वही वाला क्वेश्चन यहाँ है। ए क्या है ना 8 मिनट में फिल कर रहा है, बी है जो 12 मिनट में इम्पटी कर रहा है, इम्पटी दैट टैकेट, मतलब बी का जो एफिशिएंसी होगा वो नेगेटिव लेंगे। 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, हमको नहीं पता कि, ठीक है, मान लीजिए हमको 24 नहीं ध्यान में आएगा, 24 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 96 लिख दिए, ठीक है। हम इससे बनाते हैं इस बार, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 96/8 12, 96/12 8। तो अगर ये +12 काम करेगा तो -8 काम करेगा, दोनों साथ में मिलकर काम किया तो कितना काम करेगा, +4 काम करेगा। टोटल काम 96 है, 4/96 जब करेंगे तो आंसर मेरा 24 आएगा। देखिए 24 यहाँ पे है, बस यही निकालना था। वैसे देखिए चलिए हम इससे बनाते हैं 8 और 12, इसका हम इस बार एलसीएम लेते हैं कितना 24, ठीक है। जब 24 लेंगे तो इसका 3 आया, यहाँ पे 2 आया, तो ये +3 आया, ये -2 आया, ये कितना आया +1, तो टोटल 24 साथ में मिलकर +1, तो कितने देर में ख़त्म होगा 24 में ख़त्म होगा, ठीक है। दोनों में सेम आएगा, 24 लीजिए, 48 लीजिए, 72 लीजिए, 96 लीजिए, कुछ भी लीजिए, 10,000 के टर्म में कहीं नहीं लीजिए, सब में 24 ही आंसर आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। यूनिट डिजिट वाला अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छा, नहीं याद होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, जितना टाइप का क्वेश्चन होगा उस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्राई करेंगे कि अच्छे से वो, अगर नहीं भी याद होगा तो उसको एक्सप्लेन कर लें। जैसे देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर है 6 7 2 3 4 5, अगर हम इसका स्क्वायर भी निकालने बोल दें या फिर एग्ज़ाम में आ जाए स्क्वायर भी निकालने के लिए, वही तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ना कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा उसका सिर्फ यूनिट डिजिट पे क्या होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 0 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 7 होगा। तो हमें पता है जब भी 5 रहे, 5 का पावर कुछ भी रहेगा, जैसे 5 का स्क्वायर निकालेंगे तब भी 25 आएगा, 15 का स्क्वायर निकालेंगे तब भी 225 आएगा, 25 का स्क्वायर निकालेंगे 625 आएगा। यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो ये नंबर कितना भी बड़ा रहे और इसका पावर कुछ भी रहे, जैसे 2 रहे या फिर 1874 कुछ भी रहे, यहाँ पे 5 है तो इसका आंसर में यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 7 है, यूनिट डिजिट पे क्या है 7 है, यूनिट डिजिट निकालना है इसका 5767, इसका एक पावर है 35327, इसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो हम यहाँ पे हमें पता है जब हम 7 का पावर 1 रखेंगे 7 आएगा, 7 का पावर 2 रखेंगे तो 49 आएगा, 7 का पावर 3 रखें 343, 7 का पावर 4 रखेंगे तो इसमें जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए, अच्छा ऐसे भी देखिए ना, 7 का स्क्वायर है तो हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, तो ये शायद 2401 आता है ऐसे, ठीक है। 49 का स्क्वायर है, अगर नहीं भी याद है तो वही होता है ना, 7 में मल्टीप्लाई करने आते हैं। तो 343 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 1 आया यहाँ पे, फिर कैरी 2 हुआ 28 और 2 30 का 0, कैरी हुआ 3 2401। तो इसका कहने का मतलब जब 7 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 7 होगा, 7 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 7 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 3 होगा, 3 है ना, हाँ। जब 7 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, जब 7 का पावर 5 होगा तो यूनिट डिजिट वापस से 7 होगा। वो साइक्लिसिटी और ये डिविजिबिलिटी वाला फैक्ट वो पढ़ाया था ना, पावर वाला। तो बस वैसे ही देखिए हर 4 के बाद ये रिपीट करेगा,
ठीक है। तो कहने का मतलब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसका पावर जो भी रहे 35327, ये 2 नहीं है, 35327 जो भी रहे इसको 4 से भागा दे दीजिए। लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा ना उसको सॉल्व करते हैं, मतलब उसको सॉल्व नहीं करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं कि उस रिमाइंडर कितना आया। ठीक है, तो 7 से इसको कर लीजिए, 7 × 5 = 35। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 7 का वो चेक करने के लिए बताए थे 327 लास्ट डिजिट का वो करके, या इसमें माइनस करते हैं। ठीक है, डबल करके माइनस करते हैं, फिर जो आता है फिर उसको ऐसे करके माइनस करते हैं, ऐसे करके निकालते जाते हैं। फिर लास्ट में अगर 0 आ जाता है तो वो 7 का मल्टीपल होता है, कुछ और आता है तो वो उसका रिमाइंडर शो करता है। ठीक है, वैसे जब इसको बनाएंगे 35 ये कट गया, 3 0 2 4 और में लगाएंगे 28 47 7 6 का 42, यहाँ 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर ऐसे 4 से कर रहे हैं ना, तो 35 कहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई ये कुछ और कर दिए हैं, ये 4 से करना है भागा। ठीक है, हम 7 से दे रहे थे, तो 4 × 8 = 32, तो 33, 4 × 8 = 32, 1 2 4 × 12, ये कट गया, ये 7 आया, 4 × 4 रिमाइंडर 3 आया। वही कहें 5 कैसे आ जाएगा, भागा 4 से देना है, पावर जो भी रहे उस पावर में 4 से भागा देना होता है। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ गया। अभी देखिए, अगर हम ये जो पावर है इसका पावर देखिए, जो भी नंबर आप निकाल रहे हैं उसका पावर देखिए, 4 को 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, मतलब ये 0 रिमाइंडर के लिए ये होता है। जब 4 को 1 से भागा देंगे, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, ये रिमाइंडर 3, ये रिमाइंडर 0। मेरा रिमाइंडर कितना आया 3, 3 के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा 3, ऐसे। ठीक है, देखिए अगर नहीं आया तो हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे 2 5 6 3 ले लिए बड़ा सा नंबर, और इसका पावर ले लेते हैं कुछ 1 2 4 5 8 ऐसे। ठीक है, अभी क्या है इसका वो कितना आएगा, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 है, तो हमें पता होना चाहिए। देखिए यहीं पे लिखते हैं, इसी के बगल में, इसी के सामने 3 का पावर 1 लेंगे तो 3 आएगा, 3 का पावर 2 लेंगे तो 9 आएगा, 3 का पावर 3 लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, 3 का पावर 4 लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, 3 का पावर 5 लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। मतलब कि इस 4 के बाद वापस रिपीट किया, हमेशा 4 के बाद रिपीट करता है। तो ये जो नंबर है 1 2 4 5 8, इसको 4 से भागा दीजिए तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2, क्योंकि 58 है ना लास्ट में, तो 56 कटता है, 58 नहीं कटता है, तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, भागा दे के देख लीजिएगा, रिमाइंडर 2 आया, तो रिमाइंडर 2 के लिए क्या है ये वाला, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व होता है। अभी देखिए आगे ये वाला क्वेश्चन, ये बेसिकली ना पावर लिखा हुआ है, ये बीच में पावर का साइन छूट गया है। देखिए 7652, इसका पावर है 14244 है यहाँ पे, प्लस 56 77 8, और इसका पावर है 2348। ठीक है, वही पावर कैलकुलेट करना है, मतलब यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, सॉरी पावर नहीं कैलकुलेट करना, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो 2 का पावर कुछ भी रहे, 2 का पावर 1 है तो कितना आएगा 2, 2 का पावर 2 है तो 4, 2 का पावर 3 है तो 8, 2 का पावर 4 है तो 6, 2 का पावर सॉरी उल्टा लिख दिए, 2 का पावर 5 है तो 2, देखो ना 4 के बाद वापस रिपीट किया। वैसे 8 का लिख लेते हैं, 8 का पावर 1 है तो 8, 8 का पावर 2 है तो 4, 8 का पावर 3 है तो 2, 8 का पावर 4 है तो 6। अब हम 6 कैसे लिखें, हम इस नंबर में 8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 64, 4 लिख दिए, फिर इस 4 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो 32, 2 लिख दिए, इस 2 में 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर बढ़ रहा है तो बेसिकली 8 से मल्टीप्लाई होगा ना, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 8 से तो ये कितना है 8 दूनी 16 का 6 लिख दिए। फिर 8 का पावर जब 5 करेंगे, जब हम 8 का पावर 5 करेंगे तो इस 6 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 8, तो यहाँ भी 4 के बाद रिपीट कर गया। तो ये हमेशा होता है, 4 के बाद हमेशा रिपीट करता है। ठीक है, किसी में 4 के बाद होता है, किसी में 2 के बाद होता है। तो जो 2 वाला भी जो होगा ना, जैसे 0 और 5 वाला, 0 5 0 5, 4 के बाद ही कंसिडर कीजिए ना। अगर इसमें रहा तो 0 और 5 किस में होता है, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 0, 0 5 नहीं होता है किसी में।
ठीक है। वो जैसे मान लीजिए 0 5 आ रहा, 5 के टेबल में आता है 0 और 5, तो 0 और 5 हम कह सकते हैं कि जब भी उसका 5 में ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, इवन से करेंगे तो ये 0 आएगा, ऐसे करके। ठीक है, ये चलिए तो अलग एग्जाम्पल हो गया था, छोड़िए उसको। यहाँ देखिए अभी 7652 का पावर है 1424, तो अगर हम 1424 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 24 4 का मल्टीपल है, ये पूरा कटेगा, 0 0 आएगा। तो यूनिट डिजिट 6 76778, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है 78 कटता है कि नहीं, वो नहीं पता है, लेकिन हमको पता है 20 गुना 4 80 होता है, 80 कटता है, 80 कटता है तो 78 नहीं कटेगा, 78 नहीं कटेगा मतलब 76 कटता होगा, 76 और 80 कटेगा ना, तो रिमाइंडर 2 आएगा इसका रिमाइंडर 2 आया, तो हम कह सकते हैं इसका 4 आ गया। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का मतलब 0, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही ऐड करना है ना। कोई ऐसा नंबर है लास्ट में 6 है, फिर कोई ऐसे नंबर है लास्ट में 4 है, जब इसको ऐड करेंगे 6 और 4 10, फिर कैरी ओवर 1 इधर जाएगा, फिर बाकी ये नंबर ऐसे आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। ठीक, आगे देखते हैं। हाउ मैनी जीरोज, कितने जीरोज होंगे, इसमें जीरोज काउंट करना है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया रहा है कि 25 गुना 50, बताइए लास्ट में कितना जीरो आएगा, इसका आंसर कितना आएगा वो नहीं, उसके आंसर में लास्ट में कितने कंटिन्यूअस जीरो आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जीरो तभी बनेगा जब 5 और 2 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम 5 और 2 का ग्रुप चेक करते हैं, कितने 5 और 2 के जोड़े बन रहे हैं। तो 25 में 2 ठो 5 बन रहा है, और लेकिन 50 में 2 ठो 5 और एक ही 2 बन रहा है, तो 5 और 2 का पेयर कितना बना है 1, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका लास्ट में 1 जीरो आएगा। ठीक है, वैसे ही इस वाले में आते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं, पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 55 गुना 60, ठीक है, इसके प्रोडक्ट में कितना जीरो आएगा। तो 55 किससे बना, 11 और 5 से, लेकिन 60 किससे बना, 12 और 5 से। 5 कितना आया, 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ, क्या इस 12 में 2 ठो 2 मिल जाएगा हमको, तो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 4 और 3 है, 4 को 2 और 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस 5 का ये पेयर बन गया, और इस 5 का यहाँ से ये पेयर बन गया, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें 2 जीरो आएगा लास्ट में, और इसको इधर जो भी नंबर रहे, ठीक है, जो भी नंबर है लास्ट में 2 जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, 5 और 2 का पेयर खोजना होता है बस। तो देखिए हम 5 और 2 को लिखेंगे सिर्फ, बाकी नंबर को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 5 है क्या, 1 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और 2 है, यहाँ पर 5 और 3 है, तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 को लिखेंगे, 3 को नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 है और 2 है क्या, एक हमको एक ही 2 चाहिए, चलिए एक और 2 है, दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ 5 है और 5 है, यहाँ 5 है और 6 है, मतलब 2 है, और एक तो 3 है, 3 को नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 है और 7 है, यहाँ 5 और 8 है, तो 8 में से 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे लिख लिए। ठीक है, यहाँ देखिए 5 है और 9 है, 9 में 2 आता नहीं है, यहाँ 5 है और 10 है, तो 10 में से 5 आया ना, यहाँ जैसे 5 आया, तो अभी कितना बचा है, अभी 10 बचा है, तो इस 10 में भी 5 और 2 आ रहा है, मतलब 2 5 और 1 2 आ रहा है इसमें। ठीक है, 50 में, 55 में क्या आ रहा है, 5 और 11, और 60 में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और 12 आ रहा है ना, तो 12 को हम लिखेंगे 2 और 2, 2 और 2 क्यों लिखें, मतलब ऐसा समझिए ना, 60 को लिख रहे हैं 12 गुना 5, तो 5 गुना 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो हमको ज़रूरत कितना है, सिर्फ इसका ना, 3 का तो ज़रूरत है नहीं, 3 को नहीं लिखें। हम यहाँ पे फैक्टर चेक नहीं कर रहे हैं, हमें बस 5 और 2 का पेयर निकालना है। तो 5 और 2 का पेयर कैलकुलेट कीजिए, एक पेयर इधर, जो आसान है पहले इसको मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 पेयर हो गया। 7वां पेयर इसको इसके साथ बना दिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 2 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको इधर बना दिए, कितना हो गया 9। फिर देखिए यहाँ पे कितना 5 है, 1 2 3 4 5, 5 ठो 5 है, क्या 5 ठो 2 हमें मिल जाएगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले 5 को ऐड कर लेते हैं, कितने 5 हैं मेरे पास, 1 मिनट, थोड़ा सा बैक आते हैं, ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। लिख लेते हैं 5 है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 14 बार है, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 है 10 बार।
तो 2 10 बार है तो यूज कितने का हुआ, 5 10 बार, अब 5 4 बार तो एक्स्ट्रा हो गया और 2 10 बार, तो 5 गुना 2 का 10 पेयर बना, तो कह सकते हैं उसमें 10 जीरो आएगा। देख लेते हैं कहीं पर 2 छूटा नहीं ना है यहाँ। 5 गुना 4 20, 25 25, 5 6 के 30, 6 में 1 2 आया, 1 3 आया, ठीक नहीं है। 4 दूनी 8 नहीं है, 25 25 दूनी 10 नहीं है, 55 नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, 5 और 2 का बस पेयर निकालना होता है, तो वो बस, ठीक है। आगे बनाते हैं। An amount of money was distributed among A, B and C in the ratio of P, Q and R and consider the following statement। देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें बस इसको एक बार सही या फिर एक बार गलत साबित कर दीजिए, सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए आगे पढ़ते हैं, और कुछ नहीं दिया है, बस दिया है ए है, बी है, सी है, इसको पी रुपया मिला, इसको क्यू मिला, इसको आर मिला, ठीक है बस। तो ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस R, तो P किसको डिनोट कर रहा है, A को, तब इसका मैक्सिमम होगा। तो आप इसको एग्जांपल ले लीजिए कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए P का वैल्यू होगा 51, ये ग्रेटर देन 49 है, ठीक है। अगर P का वैल्यू 51 है तो Q का वैल्यू मान लीजिए 49 रखते हैं, R का वैल्यू 0 रखते हैं, तब भी तो इसको मैक्सिमम ही मिल रहा है ना। तो एक कंडीशन ये हुआ, मतलब ये सही है। अगर हम P का वैल्यू कुछ और लेते हैं, जैसे 49 लेते हैं, तो ये 51 से तो बड़ा नहीं है, क्योंकि इन दोनों को, तीनों को जोड़ करके तो हमेशा 100 ही होगा। तो अगर हम इसको 50 से कम लेते हैं P का वैल्यू, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है, ये ऑटोमेटिक कह रहा है कि P को मैक्सिमम कब मिलेगा, जब वो Q प्लस आर से ज़्यादा होगा। तो Q प्लस आर से ज़्यादा होगा मतलब 50 से ऊपर होगा, तभी P को मैक्सिमम मिलेगा, बात सही है। अगला देखिए, C गेट्स मिनिमम शेयर इफ़ R इज़ लेस देन P प्लस क्यू। इफ़ R इज लेस देन P प्लस क्यू, तो C को मिनिमम मिलेगा। R C को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए इसका वैल्यू 49 है, तो क्या 49 51 से छोटा है, तो छोटा है। तो क्या यह मिनिमम है, 49 मिनिमम है क्या, नहीं। अगर इसको 50 मिलता है और इसको 1 मिलता है, तो मिनिमम तो यहाँ 1 वाला हो गया। अगर मान लीजिए हम दोनों को कुछ और देते हैं, बराबर बराबर 25.5 और 25.5, तब क्या R मिनिमम है, नहीं, मिनिमम तो ये दोनों हैं। तो ये कंडीशन 2 बार गलत हो गया, तो बस एक बार भी गलत हो गया ना, तो इसका काम ख़त्म, ठीक है। अगर यहीं पे लिखा रहता कैन या फिर मे या फिर पॉसिबिलिटी वाला कोई भी शब्द, तो इसको बस एक बार सही साबित करना था, ठीक है। अगर एक बार सही साबित कर देते वो हो जाता, भले ही 10 बार गलत हो जाए, एक बार सही हो गया तो ये कंडीशन सही हो जाता है। पॉसिबिलिटी वाले में सिर्फ एक बार सही करना होता है, और नॉर्मल केस में जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस केस में अगर एक बार भी गलत हो गया तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको बनाने का बहुत तरीका है। जैसे एग्जाम में अगर हम पहली बार देखें ना, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40, छोटा डाटा है, तो हम इसको हीट एंड ट्रायल पे जाएंगे। पहले एक्स वाई इक्वल टू 6, तो हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3 ले लेते हैं, कुछ ऐसे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, वही नहीं आया, ठीक है। वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 4 36, और वाई का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, हो गया ना। एक मिनट, एक्स का वैल्यू लिए हैं 3, वाई का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2 लिए तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का वैल्यू 3 लिए तो 3 3 9, 9 चौके 36, ये आ गया 40। अब क्या एक्स इंटू वाई 6 है, एक्स इंटू वाई 6 है, इसका वैल्यू निकालेंगे, 2 3 6, 6 प्लस 2 8 आ गया, ये रहा, एक ये हुआ। लेकिन इसमें हम मान लीजिए आपको ये स्ट्राइक किया और हमको स्ट्राइक किया ये क्या है, कुछ और देख लेते हैं, 36, हाँ। वाई का वैल्यू 6, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 1 40, सेटिस्फाई। 1 इंटू 6 6 सेटिस्फाई, वाई का वैल्यू 6 और प्लस 2 इंटू 1, ये रहा आंसर 8 आया। ये हो या ये हो, दोनों में आंसर 8 ही आया, ठीक है। ये कंडीशन तो ये हो गई हीट एंड ट्रायल, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है ऐसे। ये नहीं आता है तो बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर ये कन्फ्यूजिंग करेगा बाद में, ठीक है। देखिए
का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ये जो एक मेथड होता है ऐसे एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई यहाँ से निकाल लिए, फिर इसको इधर ला के पुट करेंगे, ये मेथड बहुत लेंदी होता है, इसको ना के बराबर यूज़ कीजिए, ठीक है, ना के बराबर इसको यूज़ करेंगे। या फिर डाटा बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि हम उधर लेकर जाएँ वो कट जाएगा, वैसा कुछ दिख गया आपको तब फिर कर लीजिए, नहीं तो फिर इस पर मत ही जाइए। हम इससे आसान क्या यूज करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे हमको निकालना भी है 2x प्लस वाई, मतलब a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिख लिए। यहाँ ए बी है, तो हम एक काम करेंगे, हमको चाहिए क्या, यहाँ प्लस है ना, तो हमको प्लस चाहिए, प्लस 2ab चाहिए, ये टर्म एक्स्ट्रा आया तो इसको दोनों साइड माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 40 माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई, ठीक है, क्योंकि ये टर्म एक्स्ट्रा आया है तो एक तरफ अगर हम प्लस किए तो इधर भी प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस कर दिए थे, इधर प्लस किए तो इधर भी प्लस करेंगे, तभी नहीं दोनों कटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को 40 ही रहने दीजिए, 40 प्लस 4xy, और xy का वैल्यू हमें पता है 6 है, तो ये कितना आ गया 40 प्लस 24 इज इक्वल टू 64, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर 64, तो 2x प्लस वाई का वैल्यू 8, ठीक है। एक तरीका ये है, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन एक्यूरेट आंसर आता है, और दूसरा वो हीट एंड ट्रायल वाला, तो हीट एंड ट्रायल वाला प्रैक्टिस के बाद कम से कम 15-20 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तब हीट एंड ट्रायल जल्दी हीट होगा, नहीं तो फिर 1 2 3 4 लेते रहेंगे भाई तो बड़ा दिक्कत होता है। ऐसे 40 है ना, तो हमको दिख गया कि एक 36 और एक 4 है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट 6 और 1 पर ही सोचेंगे, तो वो आ जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड भी ख़राब नहीं है, ये मेथड का भी बहुत अच्छा यूज होता है। ये तो इसमें 6 और 1 दो या 2 और 3 ऐसे लग गया तो हो गया, लेकिन नहीं लगता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड बेसिक मेथड है, ठीक है, होल स्क्वायर वाला। उसके लिए ये याद रहना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस 2ab, ऐसे करके। तो ये ना मतलब ये याद करते करते होगा, एक बार में रटिएगा ऐसे तो नहीं रटाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्यूब का होता है, क्यूब वाले में तो 3-4 फार्मूला होता है, वो बहुत यूज होता है उसका, घूम घूम कर यूज होगा, ठीक है। अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था आज। कल से स्टार्ट करेंगे, सोच रहे हैं चैप्टर वाइज कर लेते हैं कुछ, मिक्स वाले में ठीक है मज़ा तो आ रहा है, लेकिन चैप्टर वाइज करते हैं थोड़ा, वो और अच्छे से कंप्लीट होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन ना कुछ टॉपिक रह जा रहा है, और वो हमको भी नहीं याद रह रहा है कि वो लिए हैं या नहीं लिए हैं, उसको नोट करना पड़ेगा अलग से, इसलिए पहले चैप्टर वाइज करते हैं, फिर उसके बाद फिर से वापस मिक्स करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।